हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वक्त हो चुका है अपने यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें और इस वीडियो में हम लोग नए नए क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें, क्योंकि अपना एक ही प्रयास है कि क्वेश्चंस की रिपीटेशन ना हो और रोज़ ही एक नए क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। और आज का मोटिवेशनल थॉट क्या कह रहा है? कह रहा, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आज का पहला शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? पहला कह रहा वाराणसी में, दूसरा आपका विकल्प कह रहा है आजमगढ़, तीसरा विकल्प कह रहा है जौनपुर, या चौथा विकल्प आपका कह रहा है बलिया। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, किस जनपद से संबंधित हो जाते हैं? अगर राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी एक महान दार्शनिक, एक महान साहित्यकार और एक महान इतिहासकार के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। और अगर इनके जन्म की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो भैया इनका जन्म होता है 9 अप्रैल 1893। कब? 9 अप्रैल 1893 आजमगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पर? आजमगढ़ में इनका जन्म होता है। और गांव के नाम की बात करें तो पंदहा नामक गांव, कौन सा? पंदहा नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। और अगर इनकी विशेष रचनाओं की बात करें तो अठातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ओल्गा से गंगा और मेरी जीवन यात्रा जैसी इनका देखने को मिलता है। और इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया, वह यह था कि सैर कर दुनिया की गालिफ, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म होता है आजमगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, चलते हम लोग आगे। और जौनपुर की बात करें तो पूर्व में सिराज हिंदी के नाम से जाना जाता था। गोमती नदी के तट पर आपका देखने को मिलता है जौनपुर। बलिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु आपका हो जाता है बलिया। और वाराणसी की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीनतम जीवंत शहर की उपमा दी जाती है वाराणसी को। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि भक्त रैदास कौन? भक्त रैदास के गुरु कौन थे? पहला कह रहा रामानंद, दूसरा विकल्प कह रहा वल्लभाचार्य, तीसरा कह रहा है गुरु रामदास, या चौथा कह रहा नर हरिदास। तो संत भक्त रैदास के गुरु कौन थे, यह आपको बताना है। भक्त रैदास की अगर हम लोग बात करें तो एक महान संत रैदास आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग इनके गुरु की बात करें, किसके? इनके गुरु जी की बात करें तो रामानंद स्वामी इनके कौन होते हैं? गुरु होते हैं। यानी विकल्प पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम लोग वल्लभाचार्य की बात करें, किसकी? वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य हो जाते हैं सूरदास के गुरु। और गुरु रामदास की बात करें तो सामर्थ्य रामदास जी किसके गुरु हो जाते हैं? वह शिवाजी महाराज के गुरु हो जाते हैं। और अगर हम लोग नरहरिदास जी की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु हो जाते हैं नरहरिदास। भक्त रैदास की बात करें, अच्छा भाई, भक्त रैदास की जो शिष्या थी उनका नाम था मीराबाई। क्या नाम था? मीराबाई इनकी शिष्या के रूप में देखने को मिलती हैं। तो भक्त रैदास के गुरु कौन थे? उनका नाम था श्री रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी उनका नाम था। इनके गुरु जी का नाम होता है रामानंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 की ओर। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बहुत शानदार से जवाब इसका होगा और बहुत बढ़िया प्रश्न अपने आप में है। कह रहा कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पहला कह रहा अकबर के द्वारा, दूसरा कह रहा हुमायूं के द्वारा, तीसरा विकल्प कह रहा है शाहजहां के द्वारा, या चौथा कह रहा है औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। तो बताना कि ताजमहल आपका आगरा में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अगर हम लोग इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था, किसका? ताजमहल का। तो वह हो जाता है कौन? शाहजहां। कौन? शाहजहां हो जाता है। शाहजहां ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। शाहजहां की पत्नी हो जाती है मुमताज़ बेगम। कौन थी? मुमताज़ बेगम। और शाहजहां जो है मुमताज़ से बहुत प्रेम करता था, खूब प्रेम करता था।
और इसके अगर हम लोग मृत्यु की बात करें मुमताज़ की, तो 14वें बच्चे के जन्म के समय, कितने नंबर के, 14वें नंबर के अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी याद में शाहजहाँ क्या करता है, ताजमहल का निर्माण कराता है। अच्छा, यहाँ तक की बात हो रही। अब अगर प्रश्न आपका यह पूछ दे कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, उसकी डिज़ाइन कौन बनाया, तो एक नाम याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या उस्ताद अहमद लाहौरी क्या थे कि ताजमहल के आर्किटेक्ट थे। इसके क्या थे, ये वास्तुकार के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि 1857 के संग्राम में, ठीक, 1857 के संग्राम में कालपी से नेतृत्व किसने किया था। पहला कह रहा है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प कह रहा खान बहादुर खान, तीसरा विकल्प कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला, चौथा कह रहा है लियाकत अली। तो 1857 की जब हम लोग बात करें तो इसमें कालपी से नेतृत्व, कालपी आपका झांसी के पास पड़ता है, वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करें, अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करें तो आपका पहला विकल्प इसका सही जवाब बन जाएगा, यानी कि तात्या टोपे। कौन हो जाएंगे, तात्या टोपे जो है कालपी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। खान बहादुर खान की बात करें तो यह आपका बरेली से नेतृत्व करते हैं। कहाँ से, बरेली से नेतृत्व करते हैं खान बहादुर खान। और अगर हम लोग मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो ये आपके फैजाबाद से, कहाँ से, फैजाबाद से नेतृत्व करते हैं। और लियाकत अली की बात करें तो ये इलाहाबाद उस समय का, अगर वर्तमान की बात करें तो आपका प्रयागराज जो है उस क्षेत्र से इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था, भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो 18वें चौथे क्वेश्चन का आपका पहला विकल्प सही जवाब बन जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और आज का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ कह रहा है, नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, अपने आप में बहुत ही एक फेमस आंदोलन है नाई धोबी बंद। इसमें पहला कह रहा प्रयागराज, दूसरा कह रहा प्रतापगढ़, तीसरा कह रहा लखनऊ, या चौथा कह रहा बरेली। तो नाई धोबी बंद आंदोलन आपका निम्न में से किस प्रदेश, किस जिले में, किस जनपद में देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग नाई धोबी बंद आंदोलन की बात करें तो जो उस समय के जमींदार थे उनकी शोषणकारी जो नीतियाँ थी उससे परेशान होकर, उससे आजिज आ करके नाई धोबियों के द्वारा क्या किया गया था, समाज के द्वारा इनका जो है विरोध किया गया था और इसी को नाम दिया गया नाई धोबी बंद। और ये हुआ कब था, यह आपका 1919 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है आंदोलन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्या, प्रतापगढ़। कहाँ पर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनपद में आपका 1919 के अंतर्गत नाई धोबी बंद आंदोलन देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। और छठा क्या कह रहा है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्या, ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रदेश में गरिमा गृह की स्थापना कहाँ की जा रही है। पहला कह रहा कुशीनगर, दूसरा विकल्प है गोरखपुर, तीसरा है लखनऊ, या चौथा आपका कह रहा कानपुर। तो ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए प्रदेश में एक गरिमा गृह की स्थापना की जा रही है और वह कहाँ पर की जानी है यह आपको बताना है। तो अगर बात किया जाए ट्रांसजेंडर्स की तो अपने समाज के एक अभिन्न अंग है ट्रांसजेंडर्स। तो इनके लिए जो है एक गरिमा गृह की स्थापना की गई, वह कहाँ की गई, आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गोरखपुर में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनके लिए एक गरिमा गृह की स्थापना की गई। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर कुशीनगर की बात करें तो ट्रांसजेंडर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, आपके कुशीनगर के अंतर्गत। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और आज का 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। पहला कह रहा घाघरा नहर, दूसरा कह रहा केन नहर, तीसरा कह रहा निचली गंगा नहर, या चौथा आपका विकल्प कह रहा है कि शारदा नहर। कौन सी, शारदा नहर। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे लंबी नहर कौन सी देखने को मिलती है।
और अगर हम लोग यहाँ पे सही जवाब की बात करें कि प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाती है, तो नाम याद रखिएगा। क्या नाम याद रखिएगा? इसका नाम हो जाता है शारदा नहर। क्या नाम हो जाता है? शारदा नहर हो जाता है। और इसका निकास कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आपके पीलीभीत में, कहाँ से? पीलीभीत में बनवासा के पास ही है शारदा नदी से निकलती है शारदा नहर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 12,368 किलोमीटर, कितना? 12,368 किलोमीटर की कुल लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इसके द्वारा, शारदा नहर के द्वारा आपके उत्तर प्रदेश के 13 जिले, कितने जिले? उत्तर प्रदेश के 13 जिले के लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या करती है? सिंचाई करती है। तो इस आधार पर सबसे लंबी नहर जो उत्तर प्रदेश की हो जाती है वह हो जाती है आपकी शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और आज का 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहला कह रहा रुहेलखंड में, दूसरा कह रहा बुंदेलखंड में, तीसरा कह रहा बघेलखंड में, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर देखने को मिलता है? चना की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ आपके रबी की फसल हो जाती है, यानी कि आप जब नवंबर दिसंबर समय जो फसल आपकी बोई जाती है इसको रबी की फसल की संज्ञा दी जाती है। जैसे इसमें आपका हो जाता है सरसों, जैसे इसमें आपका हो जाता है गेहूँ, इसी समय आपका चना भी बोया जाता है। और अगर उत्पादन तो लगभग आपके पूरे प्रदेश में होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन, एक शब्द और लिख दिया है, सर्वाधिक उत्पादन। तो जब हम लोग सर्वाधिक उत्पादन की चर्चा करेंगे, चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सही जवाब हमारा बन जाएगा बुंदेलखंड। क्या बन जाएगा? बुंदेलखंड, यानी आपका विकल्प दूसरा यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भैया चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यह होता है बुंदेलखंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही साथियों, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। पहला कह रहा आलू, दूसरा कह रहा गन्ना, तीसरा कह रहा कपास, या चौथा कह रहा आपका दलहन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सी है यह आपको बताना है, मुख्य वाणिज्यिक फसल कौन सी है यह आपको बताना है। और अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करें, किसके? हम लोग अगर इसके सही जवाब की बात करें तो यह हो जाता है आपका गन्ना। क्या हो जाता है? गन्ना हो जाता है आपका विकल्प दूसरा सही जवाब हो जाता है। और अगर हम लोग गन्ने की, यानी अगर हम शुगर केन के साइंटिफिक नेम की बात करें, किसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? शुगर का वैज्ञानिक नाम, गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा सैकरम ऑफिसियरम करके इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? गन्ना एक भार राशित फसल है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप इसको कई दिनों तक, कई महीने तक रख देंगे तो इसमें वजन में कमी आ जाएगी, इसके भार में कमी आ जाती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल के रूप में आपको गन्ने की फसल देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के अंतिम क्वेश्चन पर, अपने आज के 10वें प्रश्न पर। और आज का 10वां प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल है। और यह कह रहा है जेके मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला कह रहा लखनऊ में, दूसरा कह रहा कानपुर, तीसरा कह रहा अयोध्या, या चौथा कह रहा वाराणसी। तो आपका जेके मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यह आपका प्रदेश में स्थित है। और जो आपके विकल्प दिए हुए हैं इन्हीं में से एक जगह आपको देखने को मिलता है। और सही जवाब की बात करें तो जेके मंदिर आपका स्थित हो जाता है कहाँ पर? यह आपका हो जाता है कानपुर। कहाँ पर? कानपुर में देखने को मिलता है आपका जेके मंदिर। ठीक है, तो भैया कानपुर के अंतर्गत आपको जेके मंदिर देखने को मिलता है। इस तरह से आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद होगी। और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं हमने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।